भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल भरोसा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपनी जेलों को खाली साफ करके सामान है। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया 3 पार्ट में बढ़ गया, दैट इज़ इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तब जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल नहीं हुआ था। तब पाकिस्तान डर गया कि ये राजा हरि सिंह जो तब के जम्मू कश्मीर के राजा थे ये इंडिया से न मिल जाए। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास रहने वाले एक ट्राइबल फोर्स को जम्मू कश्मीर पे अटैक करने के लिए भेज दिया। ये ट्राइब फोर्स जम्मू कश्मीर के बहुत अंदर तक आ गई थी। तब राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी, पर इंडिया का कहना था कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी इंटरनल मैटर्स को राजा खुद ही देखता है। तो फिर राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बन गया। अब इस एग्रीमेंट की वजह से जम्मू कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की सारी जिम्मेदारी इंडिया की हो जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर भेजा जाता है और फिर इंडियन आर्मी इन लड़ाकों को पीछे खदेड़ने में लग जाती है। अब ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं रह जाती है, ये इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर बन जाता है। उसके बाद इंडियन कैबिनेट इस मैटर को 21 अप्रैल 1948 को यूएन में ले जाती है। अब देखो उस टाइम यूएन में अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। उसकी वजह से ये भी ऑब्वियस था कि रिजल्ट भी पाकिस्तान की तरफ से ही आएगा। पर फिर भी थोड़े टाइम के बाद यूएन का रेजोल्यूशन आता है जिसमें ये मेंशन था कि जो जहां पर है वहां पर ही उसे वॉर रुकवाना पड़ेगा और फिर दोनों ही आर्मियों को पीछे हटना था। और उसके बाद प्लेबिसाइड होने के बाद ये डिसाइड होने वाला था कि कौन सा एरिया किसके पास जाएगा। इसके बाद दोनों ही आर्मी ने वॉर रुकवा दी, जिसे हम आज एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। पर वॉर रुकने के बाद पाकिस्तान आर्मी यहाँ से पीछे नहीं हटी, जिसके बाद ये डिस्कशन शुरू हो गए कि इसके बाद जम्मू कश्मीर चलेगा कैसे और इसके बाद जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो कैसे रहेंगे। इस पर इंडिया की जम्मू कश्मीर को एक ऑफरिंग थी कि जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता तब तो कुछ टेम्पोररी प्रोविजन बना लेते हैं ताकि जम्मू कश्मीर की भी आगे प्रोग्रेस होती रहे। जब ये सारी बातें चल ही रही थी तब इंडिया भी आजाद हुआ था, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है जिसमें माइनॉरिटीज को भी शामिल किया जाता है और हर पार्टी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसमें टोटल 229 मेंबर्स थे और इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इस असेंबली को लीड कर रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम जम्मू कश्मीर का कोई खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ऐड कर दिया गया था ताकि जम्मू कश्मीर और इंडिया साथ मिलकर आगे बढ़ सके और इसका कुछ सोल्यूशन भी निकाल सके। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो साइन हुआ था इसमें क्लियरली लिखा था कि कौन सी भी हालत में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन इन मैटर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता था। इसकी वजह से इंडिया के लिए ये बहुत दिक्कत का विषय बन गया था क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहता था जो इसकी वजह से नहीं हो सकता था। तब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकले कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो पॉइंट्स मेंशन है इनकी भी वैल्यू बनी रहे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन भी जम्मू कश्मीर में इजीली लागू हो जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से ये आर्टिकल 370 को बनाया गया था। यह आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर इंडिया में रहते हुए उसका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, खुद का एक अलग से फ्लैग भी रख सकता था। और इसमें ये जो आर्टिकल 35 था इसकी वजह से कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर का सिटीजन जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट रुका हुआ था। डेवलपमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में थी, जिसकी वजह से टेररिस्ट ग्रुप यहाँ की यूथ को मैनिपुलेट करते थे, जिसके रिजल्ट में इंडियन आर्मी पे पथराव होते थे। ये सब रोकने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत जरूरी था। इसमें साल 2019 आया जिसमें लोकसभा के जनरल इलेक्शन होने वाले थे, जिसमें बीजेपी ने 543 सीट में से 303 सीट जीती। जिसके बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह अनाउंस किया, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। इस तरह से यह आर्टिकल 370 ऑफिशियली हटाया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा दी गई और लद्दाख का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले लिया गया। यहाँ से लद्दाख का प्रॉब्लम शुरू होता है जिस पर यहाँ के लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पहले यानी यूनियन टेरिटरी बनने से पहले ये एक राज्य था। तब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लेह और कारगिल की लोग चुन कर जाते थे और तब इसकी वजह से इनकी बातें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में डिस्कस होती थी। लेकिन ये जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन हो गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हुए जो
अधिकारी होते हैं यही लद्दाख पे डिसीजंस ले रहे हैं। इसमें जनता का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर अब इनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए इनकी डिमांड है कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग बनाई जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने मार्च में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। देखो, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लीडर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको मीटिंग्स के लिए 2 राउंड में बुलाया गया था, पर दोनों ही टाइम इस मीटिंग का कुछ आउटकम नहीं निकला। जिसके बाद 6 मार्च को सोनम वांगचुक, ये वही है जिन पर 3 इडियट मूवी इंस्पायर्ड थी, ये 21 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। इनकी एक और डिमांड है कि हमें यानी लद्दाख को शेड्यूल 6 में ऐड किया जाए। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही 4 राज्य ऐसे हैं, वहाँ के ट्राइब की सुरक्षा के लिए और वहाँ के ट्राइब के कल्चर की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा शेड्यूल 6 का प्रावधान किया गया है। वो राज्य है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। यहाँ पर यहाँ के ट्राइब की सुरक्षा के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है जो यहाँ के कुछ मैटर्स पे खुद ही डिसीजंस लेती है। अब इसमें लद्दाख की डिमांड है कि हमें यानी लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। इस पर सरकार का कहना है कि हम लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे लद्दाख में ट्राइब्स रहते हैं वैसे ही इंडिया में कई सारे ऐसे राज्य हैं वहाँ पर ट्राइब्स ज्यादा मात्रा में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मणिपुर का ही एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे अभी भी वायलेंस हो रहा है पर फिर भी वहाँ पर शेड्यूल 6 नहीं दिया गया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर इनको शेड्यूल 6 दे भी दिया तो ये इसका क्या कर लेंगे, राइट? देखो, अगर लद्दाख में डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगेगी। इस पर इनका कहना है कि अगर लद्दाख में इंडस्ट्रीज लगेगी तो उन इंडस्ट्रीज द्वारा कार्बन इमिशन होगा और वो कार्बन लद्दाख के जो ग्लेशियर्स है वहाँ पर डिपॉजिट होगा। इसकी वजह से लद्दाख का टेम्परेचर बढ़ेगा और लद्दाख के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे। इसकी वजह से लद्दाख का जो कल्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये बंदा तो बात एकदम सही कर रहा है, राइट? शायद आपके जैसे ही गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा, इसीलिए तो गवर्नमेंट लद्दाख में सोलर पैनल का प्रोजेक्ट लगाने वाली थी। इनका कहना था कि अब उद्योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की, तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है। वहाँ पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ पर ये संवेदनशील नहीं है, हो तो हमसे भी बचाना चाहिए, नहीं हो तो पूरी दुनिया के लिए खुला हो। इसीलिए इनकी डिमांड है कि हमें शेड्यूल 6 दे दो, जिसकी वजह से ये इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर ये जो अभी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इनके प्रोटेस्ट का कुछ आउटकम भी आएगा या नहीं? शायद नहीं, क्योंकि आपको तो पता होगा कि इंडिया में 2024 के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए आचार संहिता भी लग गई है। अगर इनको शेड्यूल 6 देना भी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो इलेक्शन से पहले ये सब कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इनके ये प्रोटेस्ट का क्या मीनिंग रह जाता है? आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।